नमस्ते। ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। कल हमने क्रिया पढ़ी थी, आज इससे आगे क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिया विशेषण, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्रिया क्रिया अर्थ होता है किसी काम का करना या होना, और विशेषण जो हमने कल पढ़ा था, विशेषण मतलब होता है विशेषता। दोनों को जब मिला दिया जाता है तो अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले, तो नाम से ही परिभाषा है वो निकल कर आती है। परिभाषा हम देखते हैं। जो अविकारी या अव्यय शब्द या अव्यय शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी या अव्यय शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता यानी क्रिया है, इसकी विशेषता को जो प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, जैसे रमेश तेज दौड़ता है, बच्चे अंदर चले गए, राहुल बहुत पढ़ता है, इन वाक्यों को हम देखते हैं। रमेश जो करता है, दौड़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन इस दौड़ने की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि रमेश है वो कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, यानी इस दौड़ने की भी विशेषता को ये तेज शब्द है जो प्रकट कर रहा है। तो तेज शब्द यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण, बच्चे अंदर चले गए, बच्चे कहाँ चले गए? अंदर चले गए, यानी स्थान का बोध करवाया जा रहा है, तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। राहुल बहुत पढ़ता है, राहुल कितना पढ़ता है? तो बहुत पढ़ता है। जो बहुत शब्द है वो इसके परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है उसकी विशेषता का बोध है यहाँ करवा रहा है। तो इन उदाहरणों को देखने पर पता चलता है कि पढ़ता है, चले गए, दौड़ता है, इन जो क्रिया हो रही है इनकी विशेषताओं को तेज, अंदर और बहुत शब्दों के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। तो तेज, अंदर और बहुत यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। भेद की बात आती है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण के है वो कितने भेद होते हैं। अब कई विद्वानों ने 4 भेद माने हैं, कई जगह 6 भेद भी इसके दिए गए हैं, तो हम 6 के 6 भेद है यहाँ अध्ययन करेंगे। भेद की जब बात आती है तो उससे पहले भेद की जब बात करते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, तो यहाँ मन में 4 प्रकार के प्रश्न उठते हैं। कहाँ, कब, कैसे, कितना। इन 4 प्रकार के प्रश्नों का जब उत्तर मिलता है तो इन्हीं के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद है वो होते हैं। जैसे देखते हैं, पहला इसका भेद है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का अर्थ पता ही है, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात जो समय का बोध करवाता है, ऐसा विशेषण
जो किसी क्रिया की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से, परिभाषा देख लेते हैं हम, जिस विशेषण से क्रिया की काल, अवधि व बारंबारता संबंधी विशेषता का बोध होता है। जिस विशेषण से क्रिया की काल, अवधि और बारंबारता संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण के द्वारा क्रिया की काल संबंधी, यानी कि क्रिया है वो किस समय घटित हुई है, इस सब का जब बोध होता है तो अवधि, बारंबारता, इन सब की जो विशेषता का बोध करवाते हैं उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया, जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं कि मनीष प्रातः घूमने जाता है। मनीष प्रातः घूमने जाता है, वह आज आएगा, वह आ जाएगा। मनीष प्रातः घूमने जाता है, तो मनीष है वो कब घूमने जाता है? प्रातः घूमने जाता है। तो कब, जो प्रश्न है हमारा कब वाला, इसका प्रश्न बनता है कि मनीष कब घूमने जाता है, तो उत्तर मिलता है कि मनीष प्रातः घूमने जाता है। तो ये कब जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाता है। वह आ जाएगा, वह कब आएगा? तो वह आ जाएगा। तो इससे इन प्रातः, आज, इन शब्दों से क्रिया के जो काल संबंधी विशेषता है इसको प्रकट किया जा रहा है। तो अतः प्रातः और आज जो शब्द है वो काल संबंधी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद, पहला आता है इसमें अपना समयवाचक। समयवाचक में जैसे आज, कल, परसों, प्रातः, सायं, दोपहर, अभी, तभी, जब, तब, कब, अब, तब, जब, प्रातः, सायं इत्यादि। आज, कल, परसों, प्रातः, सायं, दोपहर, अभी, तभी, जब, तब, कब, इन सब ये जो हमारे शब्द है इनसे अगर बने हुए वाक्य आते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका भेद है अपना अवधिवाचक। अवधिवाचक जो अवधि का बोध करवाता है, जैसे दिन भर, रात भर, दिन भर, रात भर, सदैव, लगातार, निरंतर, नित्य, सदा, इत्यादि। ये अपने अवधिवाचक काल विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है अपना बारंबारतावाचक। इसके अंतर्गत है वो किन किन शब्दों को रखा जाता है?
इसके अंतर्गत बार बार, बार बार, हर दिन, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, बहुधा, घड़ी घड़ी, बहुधा इत्यादि शब्दों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। किसमें? बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है जो किसी क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं और इसके 3 उपभेद होते हैं: समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। तो इन सब से जुड़े हुए अगर कोई उदाहरण आपके सामने रखे जाए, वाक्य अगर आपके सामने रखे जाए, तो आपके लिए पहचान करना अत्यंत ही आसान होगा कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण का अंतर्गत आते हैं। और कब लगाकर अगर वाक्य से प्रश्न करेंगे, अगर उसका उत्तर मिल रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य होंगे। दूसरा इसका भेद आता है, क्रिया विशेषण का अगला भेद है स्थानवाचक। दूसरा है अपना स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्थान मतलब स्थान का बोध करवाता है। जिस विशेषण के द्वारा, परिभाषा देखते हैं हम, जिस विशेषण के द्वारा क्रिया के स्थान संबंधी, जिस विशेषण के द्वारा क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है, स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है, वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिस विशेषण के द्वारा या जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है, स्थान संबंधी विशेषता का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे मेरे पास बैठो, जैसे मेरे पास बैठो, रमेश ऊपर आओ, रमेश ऊपर आओ। तो यहाँ स्थान पास का, यानी पास का स्थान ऊपर है, जो स्थान का बोध करवा रहे हैं। बैठो, आओ, बैठना, आना जो क्रिया है उसकी विशेषता को प्रकट यहाँ किया जा रहा है। तो ये स्थान संबंधी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध है वो यहाँ हो रहा है। स्थान संबंधी क्रिया विशेषण है, इसके भी 2 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है अपना स्थितिवाचक, यानी कि वाक्य में स्थान की स्थिति का बोध है वो करवाया जाता है। जैसे यहाँ, वहां, जहां, तहां, यहाँ, वहां, जहां, तहां, आगे, पीछे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, निकट, समीप, दूर, पास, निकट, समीप, दूर, पास, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। ये जो सारे शब्द है वो किस विशेषता का बोध करवाते हैं? स्थान वाचक जो क्रिया विशेषण है उसका बोध करवाते हैं। अगर इन शब्दों से जुड़े हुए वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो इनकी पहचान करना, कहाँ, इनसे कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। कहाँ कि जैसे उदाहरण था कि मेरे पास बैठो, कहाँ बैठो? मेरे पास। रमेश ऊपर जाओ, रमेश कहाँ जाओ? ऊपर जाओ। रमेश दिल्ली गया है, रमेश कहाँ गया है?
दिल्ली गया है, तो कहाँ जो शब्द है वो किसका बोध करवाता है? स्थान संबंधी, स्थान संबंधी क्रिया विशेषण का बोध है वो करवाता है। स्थितिवाचक दूसरा आता है इसमें, पहला है स्थितिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्थितिवाचक, जिसमें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कब, आगे पीछे ऊपर नीचे, निकट समीप दूर पास अंदर बाहर, ये सब है। इन शब्दों से अगर बने आती है तो वो स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती है। अब इसका दूसरा भेद है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का दूसरा भेद आता है दिशावाचक। पहला था स्थितिवाचक और दूसरा आता है दिशावाचक। दिशावाचक यानी दिशा का ज्ञान करवाया जाता है, जैसे इधर उधर, इस तरफ, उस तरफ, चारों ओर, इस तरफ उस तरफ, चारों ओर, इस ओर उस ओर, ऊपर नीचे दाएं बाएं इत्यादि। तो इधर उधर, इस तरफ उस तरफ, चारों ओर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, उस तरफ इत्यादि शब्द है जो दिशा का बोध करवाते हैं, दिशा का ज्ञान है वो करवाते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। तीसरा जो भेद है वो आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक कल हमने विशेषण के अंतर्गत भी आया था परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का शब्द का अर्थ मैंने कल भी आपको बताया था। परिमाण जो शब्द है उसका अर्थ होता है नाप तोल संबंधी विशेषता को जो प्रकट करते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक तो परिमाण शब्द होता है, एक होता है परिणाम। बहुत से विद्यार्थी है यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो परिमाण जो शब्द होता है वो नाप तोल का बोध करवाता है, नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है। और परिणाम जिसका अर्थ क्या होता है? नतीजा, रिजल्ट, फल। रिजल्ट क्या, आपका क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया, क्या नतीजा आया, क्या फल प्राप्त हुआ। तो इन दोनों का अंतर है वो परिमाण है जो नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, और परिणाम है जो नतीजा, रिजल्ट, फल इत्यादि का बोध है वो करवाता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों शब्दों का अर्थ है वो स्पष्ट कर दिया गया है। जिस शब्द से क्रिया के नाप तोल, जिस शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट किया जाता है, नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट किया जाता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि जिस शब्द के द्वारा या जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के परिमाण अर्थात नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध करवाया जाता है, नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट किया जाता है, तो वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है। जैसे धीरज बहुत पढ़ता है।
बाल्टी में कुछ पानी है, इस समय थोड़ा खा लो। इस समय थोड़ा खा लो। रमा कुछ मुस्कुराई। इन वाक्यों को हम देखते हैं तो धीरज बहुत पड़ता है, धीरज कितना पड़ता है। जो ये कितना 4 प्रश्न आपको बताए थे, कहाँ, कब, कैसे, कितना। तो कितना जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो किसका बोध करवाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाता है। धीरज कितना पड़ता है? तो धीरज बहुत पड़ता है। तो बहुत जो शब्द है वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बाल्टी में कुछ पानी है, बाल्टी में कितना पानी है? तो कुछ पानी है। कुछ जो शब्द है वो किसका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवा रहा है। इस समय थोड़ा खा लो। कितना खा लो? थोड़ा खा लो। तो थोड़ा जो शब्द है जो परिमाण का बोध करवा रहा है। रमा कुछ मुस्कुराई। कितना मुस्कुराई? कुछ मुस्कुराई। तो कुछ जो शब्द है, बहुत, कुछ, थोड़ा, ये जो शब्द है वो किसका बोध करवा रहे हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवा रहे हैं। अन्य कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द है वो बताते हैं आपको। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिए कौन कौन से होते हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जैसे कम, थोड़ा, न्यून, अधिक, खूब, काफी, खूब, काफी, बिल्कुल। इसके उपभेद नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उपभेद नहीं है। तो इसके जो सीधे शब्द है, अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द है कम, थोड़ा, न्यून, अधिक, खूब, काफी, बिल्कुल, किंचित, कुछ, केवल, लगभग, केवल, लगभग, स्वल्प, पर्याप्त इत्यादि। जो ये इन शब्दों से कम, थोड़ा, न्यून, अधिक, खूब, काफी, बिल्कुल, किंचित, कुछ, केवल, पर्याप्त इत्यादि शब्दों से अगर बने हुए वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो वो सीधा सीधा पहचान उनकी क्या होती है? किसके अंतर्गत आते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब कितना लगा के प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर मिलता है। तो कितना जो शब्द है वो किसका है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाता है। जैसे उदाहरण वाक्य देखते हैं। हाँ, अगला जो है अपना चौथा रीतिवाचक। इनसे बने हुए वाक्य है, इनके उदाहरण है जो मैं लास्ट में भेद करवाने के बाद है वो कुछ वाक्य है वो मैं आपको लिखवाती हूँ। अगला आता है अपना रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने का तरीका या ढंग का पता चले, ढंग का बोध हो, वहाँ
रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने का तरीका या ढंग का बोध होता है वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किस प्रकार के प्रश्नों से बनते हैं, कैसे, जैसे कहेगी, जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे मनीषा धीरे चलती है। अब इससे प्रश्न होता है कि मनीषा कैसे चलती है, तो कैसे जो शब्द है जो क्रिया के होने का ढंग बता रहा है, होने की रीति का बोध करवा रहा है, तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। मनीषा है वो कैसे चल रही है, मनीषा धीरे चल रही है। मनीष तेज दौड़ता है, मनीषा धीरे चल रही है, मनीष तेज दौड़ता है। मनीष तेज दौड़ता है, वह अचानक आ गया, वह अचानक आ गया। तो धीरे, तेज, अचानक, वह कैसे आ गया, तो वह अचानक आ गया। आज अचानक बारिश आ गई, तो बारिश कैसे आ गई, अचानक आ गई। तो धीरे जो शब्द है, तेज जो शब्द है, अचानक जो शब्द है, जो क्रिया के होने की रीति का बोध करवा रहे हैं, क्रिया के होने का ढंग का पता चल रहा है, तो यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखो अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द है वो बताते हैं। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द, अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द, जैसे अचानक, अनायास, अचानक, अनायास, एकाएक, सहसा, झटपट, शीघ्र, सुखपूर्वक, झटपट, सुखपूर्वक, अवश्य, सचमुच, वास्तव में, बेशक, शायद, कदाचित, कदाचित इत्यादि। ये जो शब्द है जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध है करवाते हैं। वह अचानक आ गया, अनायास मैंने एक सांप को देखा, एकाएक बारिश आने लगी, सहसा वह अंदर आ गया, झटपट उसने फल खा लिया। तो इस तरह से इनसे बने हुए, इन शब्दों से जो बने हुए वाक्य आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये तो अपने चार मुख्य भेदों की बात हुई। कुछ विद्वान हैं जो दो अन्य भेद और मानते हैं। एक होता है स्वीकारवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पांचवा है स्वीकारवाचक। स्वीकार करना मतलब सहमति देना, स्वीकृत करना, स्वीकृति देना। तो जिस क्रिया विशेषण अवयव द्वारा, जिस क्रिया विशेषण अवयव द्वारा क्रिया की स्वीकृति संबंधी स्वीकृति का बोध होता है या स्वीकृति संबंधी विशेषता का बोध होता है, वहां स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कुछ वाक्य हम देख लेते हैं।
जैसे हाँ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, स्वीकृति मिल रही है, हाँ वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। इसके अलावा अवश्य, अवश्य पढ़ना चाहिए, अच्छे फल प्राप्ति के लिए, अच्छा परिणाम पाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक, जैसे ठीक शब्द है, सच, ये जो शब्द है जो किसका बोध करवाते हैं, स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाते हैं। अब स्वीकृति है तो निषेध वाचक भी होता है। अब अगला जो है छठा, निषेध वाचक क्रिया विशेषण। निषेध नाम से ही पता चलता है, निषेध वाचक क्रिया विशेषण, जिस विशेषण शब्दों द्वारा, जिस विशेषण शब्दों द्वारा जिस विशेषण शब्दों के द्वारा क्रिया के निषेध का बोध होता है। वाक्य में क्रिया के निषेध का पता चलता है, निषेध का बोध होता है, वहां निषेध वाचक क्रिया विशेषण होता है। वहां निषेध जो नहीं के अर्थ में आता है, ना के अर्थ में आता है, स्वीकृति न देने के अर्थ में आता है, वहां निषेध वाचक क्रिया विशेषण होता है। और ये देखो, जैसे न, नहीं, मत, मत जाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आदि शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है कि न, तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए, तुम वहां मत जाओ, बिल्कुल नहीं, ये कार्य कर ले, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो शब्द है जो निषेध का बोध करवाते हैं, तो यहाँ निषेध वाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ उदाहरण है वो हम यहाँ देख लेते हैं, ताकि आपने इसे कितना समझा, कितना अभ्यास किया, कितना इसको आपके समझ में आए, इन उदाहरणों के द्वारा आपको पता लग जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है अपना कि तुम वहां जाकर बैठो। तो इस उदाहरण को पढ़कर, इस वाक्य को पढ़कर आप अपने आप पता लगाइए कि ये किस क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत आता है। किस, तो तुम वहां जाकर बैठो, जो मैंने चार आपको ये प्रश्नवाचक जो शब्द बताए थे, इनमें से कौन सा प्रश्न यहाँ बैठता है? तुम वहां जाकर बैठो। तो तुम कहाँ जाकर बैठो, जो कहाँ शब्द है, कहाँ शब्द का पता चला, तो कहाँ जो शब्द है वो किसका बोध करवा रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा उदाहरण है, बच्चा अचानक रोने लगा। बच्चा अचानक रोने लगा। अब लगाइए इन चारों में से प्रश्न और पूछिए, बताइए कौन सा होगा ये। तो बच्चा अचानक रोने लगा, तो बच्चा कैसे रोने लगा? अचानक रोने लगा। तो कैसे जो शब्द है वो किसका बोध करवा रहा था? रीतिवाचक। तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तीसरा उदाहरण है, भाई ने मुझे मात्र 100 रुपए दिए। भाई ने मुझे मात्र 100 रुपए दिए। प्रश्न लगाइए इनमें से कि भाई ने मुझे कितने रुपए दिए। कितना, जो किसका बोध करवाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये किसका हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य हुआ। तो इन वाक्यों को आपको पहचानना अत्यंत ही सरल होगा इन चार प्रश्नों को लगाकर। चौथा है वाक्य,
कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे जो शब्द है कौन सा बैठता है इसमें कि कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो कैसे जो शब्द है किसका बोध करवा रहा है, रीतिवाचक। तो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। पांचवा अपना वाक्य है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, विद्यमान है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर कहाँ विद्यमान है, सर्वत्र। तो कहाँ जो शब्द है वो किसका बोध करवा रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवा रहा है। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। छठा उदाहरण है, देखिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें कब व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो ये अपना कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सातवां है, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। तो अवश्य शब्द है जो किसका बोध करवा रहा है, अभी हमने पढ़ा था स्वीकृतवाचक, स्वीकारवाचक जो क्रिया विशेषण है उसका बोध अवश्य जानना चाहिए, स्वीकृति दी जा रही है यहाँ। तो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण होगा यहाँ। आठवां है, आप वहां क्या कर रहे हैं। आप वहां क्या कर रहे हैं, कहाँ। तो वहां, तो कहाँ शब्द है जो स्थान का बोध करवा रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। नौवां वाक्य देख लेते हैं। साकेत बहुत पढ़ता है। साकेत कितना पढ़ता है, कितना जो शब्द है वो किसका बोध करवा रहा है, परिमाण का। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाया जा रहा है। 10वां वाक्य है, निरंतर अभ्यास करने से सफलता मिलती है। निरंतर अभ्यास करने से सफलता मिलती है। तो निरंतर जो शब्द है वो किसका बोध करवा रहा है, काल संबंधी विशेषता का, कि किस प्रकार से अभ्यास करने से हमें सफलता मिलती है। तो निरंतर अभ्यास करने से हमें सफलता मिलती है। तो ये कुछ उदाहरण, कुछ वाक्य हैं जो मैंने आपके सामने लिखे थे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इस क्रिया विशेषण जो अपना टॉपिक था इसे अच्छे से समझा होगा। इन उदाहरणों के द्वारा आपके समझ में आ गए होंगे कहाँ, कब, कैसे, कितना इन वाक्यों को लगाकर अगर प्रश्न, इन प्रश्नवाचक शब्दों से लगाकर प्रश्न करते हैं और इसकी पहचान करना अत्यंत ही आसान होता है। कब का उत्तर मिलता है तो कालवाचक होता है, कैसे का उत्तर मिलता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, कितना का उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, कहाँ का उत्तर मिलता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य है वो घर पे बनाइएगा और उनसे अपने उत्तर निकालने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।